जय हिंद साथियों। हिमवीर वाणी के इस एपिसोड में मैं हवलदार दूरसंचार आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग को सही प्रकार से भरना व अपने ई फाइल किए गए रिटर्न्स को चेक करने की प्रक्रिया को सिखाने की कोशिश करूंगा। आईटीआर को ई फाइल करने से पहले हमारे पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए। फर्स्ट, फॉर्म 16। फॉर्म 16 आपको आपके टैक्स डिडक्टर द्वारा जनरेट कर आपको दिया जाता है, जिसमें आपकी ग्रॉस पे व आपको मिलने वाले टैक्स एग्जेम्पशन के उपरांत आपकी सैलरी की में से कटौती किए गए टैक्स का संपूर्ण विवरण मौजूद होता है। सेकेंड, फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS आपको ई फाइलिंग पर लॉगिन करने के उपरांत मिलता है, जिसमें हमारे पैन कार्ड से संबंधित किए गए लेन देन जैसे आपको मिलने वाली सैलरी, शेयर्स के डिविडेंड्स एंड बैंकों में जो भी आपके एफडीज हैं उससे जो भी कटौती होती है उन सभी का डिटेल्स आप 26AS में चेक कर सकते हैं। एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। एआईएस भी आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत मिलता है, जिसमें आपके द्वारा टैक्स के रूप में भुगतान किए गए सभी धनराशियों को कैटेगरी वाइज डिटेल्स मौजूद होता है। ई फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रीन पर शो हो रहे यूआरएल पर क्लिक कर ई फाइलिंग के होम पेज पर जाना होगा व अपने पैन कार्ड को रजिस्टर करना होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आपका होना अति आवश्यक है। रजिस्टर करने के उपरांत आपको लॉगिन के लिए यूजर आईडी के रूप में अपना पैन कार्ड कैपिटल लेटर में भरना होगा व अपने पासवर्ड को अपने पैन कार्ड का नंबर कैपिटल लेटर में भरना होगा व अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आपके रजिस्टर करते समय बनाया गया था उसको भरना होगा, देन लॉगिन करना होगा, जिसके उपरांत आपके सामने आपका अपना ई फाइलिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मेरे केस में मैंने अपना आईटीआर 20 जून को फाइल कर दिया था, जो कि आपको शो हो रहा है कि ई फाइल किया गया आईटीआर किस स्टेज पर पेंडिंग। अब मैं आपको आपके 26AS व एआईएस को डिटेल वाइज चेक करने की प्रक्रिया बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने ई फाइलिंग के डैशबोर्ड को ओपन करना है, जैसा कि मेरे केस में मेरा डैशबोर्ड शो हो रहा है। इसमें आपको ई फाइल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ई फाइल के ऑप्शन पर जाते ही आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने व्यू फॉर्म 26AS आ रहा है। व्यू फॉर्म 26AS को सेलेक्ट करते ही आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आपको कंफर्म करते हुए आगे बढ़ना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा और उसमें आप टीडीएस के डिडक्शन के पेज पर चले जाएंगे, जहां पर आपको 26AS का डिटेल्स मिल जाएगा। इस पॉपअप के शो होने के बाद आपको आई एग्री करते हुए प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना असेसमेंट ईयर एंड व्यू एज सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैंने 2022-23 को सेलेक्ट किया असेसमेंट ईयर, एंड व्यू एज में मैंने HTML को सेलेक्ट किया है। HTML को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास में मेरे पैन के द्वारा जितनी भी लेन देन हुई थी उसका जितना भी टैक्स कटा हुआ था वो डिटेल शो हो रहा है, जो कि मेरे फॉर्म 26AS व फॉर्म 16 से मैच हो रहा है। इसके बाद अब हमें एआईएस का स्टेटमेंट चेक करना है। एआईएस आपको आपके डैशबोर्ड पर पुनः वापस जाना है। सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मींस एआईएस शो होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपके एआईएस का डिटेल्स पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें आपको हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल्स मौजूद मिलेगी, जिसमें आपकी सैलरी, डिविडेंड्स, जो भी आप अगर शेयर्स या कुछ और चीज़ों का लेन देन करते हैं तो उससे आपको मिलने वाले लाभ जो डिविडेंड्स होते हैं उसका डिटेल्स, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक
आपका जो भी पैसा जो भी जमा हो रखा है उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को ही हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट तो आप म्यूचुअल फंड्स की भी डिटेल्स यहाँ पर से देख सकते हैं। इन सभी को हमें नोट करना है और यह देखना है कि क्या यह सभी लेन देन मेरे द्वारा किया गया है और वह सही है। सही होने के उपरांत आपको अपने डैशबोर्ड पर पुनः वापस आना है। पुनः वापस आने के बाद अब हम ई फाइलिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हमारे पास में हमारा फॉर्म 16, फॉर्म 26AS एंड AIS मौजूद है। इसके उपरांत अब हमें ई फाइल पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करना है। नाउ देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न के असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइलिंग करने का मोड क्लिक करना होगा। अगर आप ऑफलाइन फाइलिंग करते हैं तो आप ऑफलाइन चूज करेंगे, अदरवाइज अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करते हैं। मेरे केस में मैं ऑनलाइन रिकमेंडेड करूंगा, तो ऑनलाइन पर क्लिक करते हुए हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपका इनकम टैक्स रिटर्न का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आपने कभी पहले कोई फाइलिंग किया हुआ हो और उसको बीच में छोड़ दिया हो तो वह सेव एज ड्राफ्ट के रूप में शो होगा और नीचे के ऑप्शन में आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के प्रक्रिया यहाँ से चालू करनी होगी। इसके बाद आप प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू प्रोसीड फर्दर। इसमें आपको इंडिविजुअल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नाउ देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप किस ITR को फाइल करना चाहते हैं, ITR 1, 2, 3, 4। हमारे केस में हमने ITR 1 को फाइल किया है। चूज करने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद हमें लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही हमसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स को फाइल क्यों कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। मेरे केस में टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो नाउ देन सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आपको आपका अपना इनकम टैक्स 5 चरणों में फाइल करना होगा। फर्स्ट चरण रहेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम्स, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फर्स्टली सेलेक्ट करते ही आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करने में आपको अपना प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों को चेक करना है। और फाइलिंग सेक्शन हमेशा 131(1) को सेलेक्ट करना है। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट मीन्स कि बिफोर जो भी आपको ड्यू डेट दी गई हुई है उससे आप पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मेरे केस में मैंने अपना ITR फाइल कर दिया है, इसलिए वह अपने आप सेलेक्ट हो रहा है 139(5). मीन्स कि मैंने जो भी पहले रिटर्न भरा हुआ था उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको सुधारने के लिए हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बस शो कर रहा हूँ कि जब मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पर 139(5.5) का मुझे चुनाव करना पड़ रहा है। आपके केस में आपको 139(1) को सेलेक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम में आपसे कोई कमियां हो जाती हैं, कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आप 139(5) का यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद आपको अगर आप 139(1) यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं देना है, न तो फाइलिंग की डेट देनी है। अगर आप 139(5) को यूज करते हैं ऑटोमेटिक ही आपने जो 139(1) यूज़ किया हुआ था, फाइल किया हुआ था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ ई फाइलिंग वो पूरा आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद में आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रीजम, तो उसमें क्या है कि आपको पुराने टैक्स से अपना फाइल करना है रूल्स के तहत में, अदरवाइज आपको नए टैक्स के रूप में फाइल करना है। तो उन दोनों में से आपको चुनाव करना है। तो मैंने अपने केस में पुराने केस में ही किया हुआ है। यहाँ पर करने के बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स चेक करना है। बैंक डिटेल को चेक करने के बाद आपको उसको प्री वैलिडेट करना है। प्री वैलिडेट मीन्स कि आपको जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको क्लिक करते ही आपके बैंक डिटेल्स शो हो जाएंगे। बैंक डिटेल्स शो होने के बाद उसको प्री वैलिडेट करते हैं, जिस कारण से कि हमारा जो रिटर्न वापस आएगा वह इसी बैंक में वापस आएगा। प्री वैलिडेट करने के बाद हम अपने अकाउंट पे कंफर्म करते हैं एंड सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम के ऑप्शन पर हम चलते हैं। यहाँ पर से हमें अपना वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स,
इसको बहुत आराम से अपने 26 एएस, 16 नंबर फॉर्म और एआईएस का मिलान करते हुए आपको अपना ग्रॉस सैलरी डालना है। ग्रॉस सैलरी अपनी डालने के बाद आपको जो टैक्स एग्जेम्पशन, जो स्टैंडर्ड टैक्स एग्जेम्पशन है 50,000 का, वो आपको मिल जाता है। वहाँ पे मिलने के बाद में मेरे केस में जैसे 6,93,528 रुपये मेरी ग्रॉस इनकम है और 50,000 मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है, जिसमें हमारा जो इनकम टैक्सेबल बनता है वो बनता है 6,63,528। एंड फिर उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड हुआ था, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट एंड डिविडेंड इनकम, ये सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद में मेरे पास में मेरा जो अमाउंट बनता है वह बनता है 6,62,444 रुपये। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना एडिट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एडिट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद एडिट इनकम फ्रॉम सैलरी पे जाते हैं। उसमें जाने के बाद आपको अपनी सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) जो कि आपके फॉर्म 16 में मौजूद है उसको फिल करना है। ग्रॉस इनकम की डिटेल्स भरने के उपरांत आपका एग्जेम्प्टेड अलाउंस आता है, जिसमें आपका सेक्शन 10 जो कि आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ हो उसके अनुसार से आपको अपना सेक्शन 10 भरना है। इसमें आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है अलाउंसेस टू मीट एग्जेम्पशन इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। अगर आपको कोई भी हाउस रेंट अगर आप देते हैं तो उसको यहाँ पर भर सकते हैं, जिसकी लिमिट 60,000 है। और आपको अगर आपने एलटीसी क्लेम किया हो, अदरवाइज डेथ कम रिटायरमेंट हुई हो, तो इसके अनुसार से आप अपना सेक्शन 10 के अनुसार आप इसको फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद में मेरे केस में 6,93,528 रुपये मेरा टैक्सेबल इनकम बनता है। वहाँ पर से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको, 50,000 का हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जिसको काटने के बाद हमारा जो टैक्सेबल इनकम बनता है वो बनता है 6,43,528 रुपये। नाउ देन सेव एंड नेक्स्ट। हमने 2 सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन मेरा है 1,24,036 रुपये। तो अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमको पूछा जाता है, कई ऑप्शंस हैं, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने किसी भी विभाग में, पीएमजेवाई में या फिर किसी भी फंड में अगर आपने डोनेशन दिया हो उसको आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 80G के सेक्शन को फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास में 80C जो कि हमारे जो एनपीएस या फिर जो भी ओल्ड पेंशन सिस्टम के पास में जिनका जीपीएफ कटता है, उनके केस में क्या होता है कि उनका पहले ही फाइल हुआ रहता है। सबके जितने भी 80C के तहत में आपका जितना भी डिडक्शन है वो आपके फॉर्म 16 में मौजूद है। अगर आप कोई भी और LIC, ELSS फंड, अदरवाइज और भी अगर आप कुछ भी लेते हैं जो कि 80C के अंतर्गत आते हैं, उसको आपको यहाँ पर ऐड करके उसको फाइल करना है। फाइल करने के बाद में जो आपका SCCCD है, मेरे केस में मेरा 72,148 रुपये है, तो उस चीज़ को भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने NPS का टायर 2 अकाउंट खुलवा रखा हो, NPS का 1 का टायर 1 का अमाउंट यहाँ पे फाइल किया गया है, और NPS 2 अगर आपने टायर 2 खुलवा रखा है तो उसका भी अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल एग्जाम्पशन लेना हो तो आप 80D में, 80E में अगर आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो उसका भी आप यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपने कोई होम लोन लिया हो उसका भी आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। होम लोन का मतलब क्या होता है कि जो भी क्या करते हैं कि जो भी डिडक्शन होती है उस चीज़ को फाइल कर देते हैं, बट वो चीज़ गलत है। उसमें क्या है कि आपको जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, आपने अपने होम लोन पर उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है उस चीज़ को ही बस ओनली फॉर फाइल करना है। फाइल करने के उपरांत आपको कंटिन्यू पे ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं आप फाइल कर सकते थे, एडिट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करते हुए अपने दिए गए सेक्शन के अनुसार आप अपने अमाउंट को फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद में आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हो जाता है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS ऑन सैलरी इनकम। जितनी भी आपकी सैलरी इनकम से डिडक्शन था वो पूरा का पूरा शो हो जाएगा। अदर इनकम से जितनी भी सैलरी से डिडक्शन था वो भी आपको शो हो जाएगा। एंड टोटल टैक्स पेड 15,498 मेरे केस में है। उस तरीके से जो भी आपके केस में होगा वह शो हो जाएगा। अभी मैंने 4 सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं, टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि अगर आपने कितना कितना फाइल किया है। अगर आपको कोई चीज़ रिलीफ चाहिए, मीन्स कि ST कैटेगरी के बंदों में वहाँ पर रिलीफ मिलता है, उसके लिए भी हमें 10E का
सेक्शन को चूज करना होता है, जो कि हमको XML की साइट पर वो उसको जा करके फाइल करना होता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम अभी नॉर्मल रिटर्न भर रहे हैं। इस सेक्शन में आप अपने दिए गए डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और यहाँ पर चेक करने के उपरांत आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपको देखना है कि टोटल इंटरेस्ट एंड फीस, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट कोई अमाउंट तो नहीं आ रहा है कि आपको कोई भी, अगर आपका अमाउंट डिडक्शन जो है वो कम हो रखा हो और भी इनकम टैक्स को लगता है कि आपका और भी डिडक्शन होना था, तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाती है। मेरे केस में मेरा कोई भी डिडक्शन नहीं शो हो रहा है, मुझे जितना भी है वो रिफंडेबल है, तो यहाँ पर हमें 0 शो हो रहा है। इसके बाद मुझे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि मैंने पाँचों कॉलम को सही तरीके से भर दिया है। भरने का एक सही पहचान यह होता है कि जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसके आगे कन्फर्म्ड एंड ग्रीन टिक का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यह दिख जाएगा कि आप कितना रिफंड लेने के हकदार हैं, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा कितना भी पेमेंट करना है। मेरे केस में मैं 15,500 रुपये का रिफंड करने का हकदार हूँ। इसके बाद हमें अपनी इनकम को और ये सभी जितने भी ऑप्शंस हैं उसको सेलेक्ट करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड रिटर्न। प्रीव्यू करते ही आपको मेरे केस में आ रहा है कि मेरा नाम, मेरा फादर्स नेम, सेल एंड माय पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर ये सभी कुछ शो होते ही प्लेस को मायने रखना है कि आप किस जगह से फाइल कर रहे हैं, वह आपके IP को डिडक्ट करेगा। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स यह पता कर सकता है कि आपका जो फाइल किया गया है वह किस लोकेशन से किया गया है, और इसका कोई भी मतलब नहीं है। कंफर्म करते ही आपको यह ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको अपने नाम के आगे आई के आगे टिक करना है। टिक करने के उपरांत प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स आएगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, भरी गई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। उस मौजूद इंफॉर्मेशन को देखते ही प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद में आपका ITR1 वैलिडेशन सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। अगर कोई भी एरर होगा तो वह रेड निशान में वैलिडेशन सक्सेसफुली के नीचे लिखा रहेगा, वैलिडेशन एरर आएगा। मेरे केस में नो एरर वेयर फाउंड यह लिख करके आ रहा है, तो मुझे अब क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपके पास में 3 ऑप्शन मिलते हैं, ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR5। तीनों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको ई-वेरीफाई नाउ, आप अपना वेरिफिकेशन अभी करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन है ई-वेरीफाई लेटर, मींस कि आप अपना वेरिफिकेशन अभी नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपका फ़ोन में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, अदरवाइज मोबाइल नंबर ना आपका आधार से अपडेट हो, अदरवाइज आपका अकाउंट है जो वह प्री वैलिडेट ना हो। इन सब केसों में आप ई-वेरीफाई लेटर कर कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको करने के बाद 120 दिन का समय आपको मिलता है, जिसके अंदर आप अपना ई-वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है वेरीफाई वाया ITR5। वेरीफाई वाया ITR5 उस केस में किया जाता है जब आपके पास में बैंक अकाउंट में कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो, या फिर वो बंद हो चुका हो, या फिर मैं कुछ ऐसे इलाके में पोस्टेड हूँ कि मैं उस पर OTP नहीं प्राप्त कर सकता, या फिर मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ना रजिस्टर्ड हो। इस केस में हम क्या करते हैं, वेरीफाई वाया ITR5 को सेलेक्ट करते हैं एंड कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में एक स्लिप जनरेट होती है जिसे हमें दिए गए स्थान पर अपना सिग्नेचर करना होता है, जैसा कि हमने पैन कार्ड बनवाते समय किया था। उसको करने के बाद आपको CPC बेंगलुरु, जो कि नीचे ही एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस पर बाई पोस्ट इसको भेज देना होता है, जिसकी समय अवधि 120 दिन की होती है। बेंगलुरु CPC बेंगलुरु 120 दिन के अंदर उस डाक को रिसीव करके आपके भरे गए ई फाइलिंग को वेरीफाई कर देगा। मेरे केस में मैंने फर्स्ट ऑप्शन ई-वेरीफाई नाउ को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करते ही मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई, मीन्स कि यहाँ पर आप किस प्रकार से अपना वेरीफाई करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC, generate electronic verification code EVC through net banking, through bank account, through Demat account. I already have an electronic verification code. I already have an OTP on mobile number registered with आधार। सभी के केस में
अपने अपने अनुसार से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड हेडिंग को देखना चाहें तो जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इस केस में आपको अपने नेट बैंकिंग के थ्रू आपको अपना ई वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स के वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके डीमेट अकाउंट के डिटेल्स की साथ में आपको इसको वेरीफाई करना होगा। मेरे केस में मेरे आधार में मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। करने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूं तो मुझे मेरे आधार पर एक OTP रिसीव होगा। उसको फाइल करने के बाद मुझे वहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपको आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका असेसमेंट ईयर फाइलिंग का शो हो जाएगा और फाइल सक्सेसफुली लिख करके आएगा। मेरे केस में मैंने अपना ITR 20 जून को फाइल कर दिया था, जो कि आपके समक्ष शो हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका इनकम टैक्स फाइलिंग में और कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसका जवाब मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।